नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना नया बिंदु शुरू होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये जो टॉपिक है वो 11वीं और 12वीं क्लास के लिए है और कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है उसमें ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संचार टॉपिक शुरू होता है संचार से। संचार शब्द जो है वह संस्कृत की जो चर धातु है उससे बना है और इस चर धातु का अर्थ क्या होता है? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो संचार की परिभाषा देखिए, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में या मौखिक रूप में, दृश्य या श्रव्य माध्यम के जरिए के द्वारा सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। कोई सूचना है या कोई विचार है, कोई भावना है आपके मन में, आप उसको किसी भी माध्यम से, चाहे मुंह से बोलकर, कागज़ में लिखकर या दूसरे मोबाइल से बात करके आप उसको दूसरी जगह पर पहुंचाते हो, वह पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब आगे देखिए, दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो समाज में लोगों से बिना बोले वह नहीं रह सकता है, उसे संचार करना ही पड़ेगा। वास्तव में संचार जीवन की क्या है? निशानी है। जो व्यक्ति संचार करता है इसका मतलब वो व्यक्ति जीवित है, और जो संचार नहीं करता है वह किसके समान है? मृत्यु के समान है, वह मरे हुए के समान है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वह संचार करता रहेगा। ऐसा ही संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है जो चुपचाप बैठा रहता है, वह कुछ न कुछ सोचता न हो। ऐसा ही संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इस संसार में जितने भी मनुष्य है वो सारे संचार करते हैं। अब देखिए आगे, एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है क्या? मनुष्य की मृत्यु। यानी मनुष्य संचार नहीं करता, इसका मतलब किसके समान हो गया है? मरे हुए के समान हो गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अभी बताया था मैंने, मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हो तो लोगों से आपको बोलना पड़ेगा, लोगों के विचार आपको सुनने पड़ेंगे, और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता जो है वह सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। समाज में रहेगा तो उसे संचार करना ही पड़ेगा। अब देखिए, संचार के तत्व इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा प्रश्न बनता है 11वीं 12वीं के लिए। वो मैंने नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और कंपटीशन में छोटा प्रश्न बन सकता है, संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं नाम दे सकता है। तो अब देखिए संचार के तत्व। संचार का पहला तत्व होता है स्रोत या संचारक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है माध्यम, चौथा होता है प्राप्तकर्ता, और फिर प्राप्तकर्ता संदेश को सुनकर प्रतिक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। ये पांचवा हो गया। और इस संचार में कोई बाधा होती है तो वो कहलाती है शोर। ये छठवा तत्व हो गया। तो संचार के कितने तत्व हो गए? 6 तत्व हो गए। पहला स्रोत संचारक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता, पांचवा फीडबैक और छठवा शोर। अब इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है स्रोत या संचारक। इसी से ही संचार की शुरुआत होती है। स्रोत और संचारक जो है वह किसी उद्देश्य को लेकर, कोई विचार है, कोई संदेश है, वह दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। इसी से क्या हो जाती है? संचार की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए वो क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है और अपना जो संदेश, अपना जो विचार है, उस विचार को क्या करता है? एनकोडिंग करता है, कूटीकृत करता है।
यानी अगला जो है वह कौन सी भाषा समझता है, उस भाषा में वह अपने संदेश को क्या करता है, एनकोडिंग करता है, उसी भाषा में वह अपने संदेश को कहता है। तो स्रोत या संचारक से संचार की शुरुआत होती है। बड़ा प्रश्न मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नोट्स के रूप में, वहाँ से देख सकते हो आप। दूसरा है संदेश। ये संचार का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बिना संचार होता नहीं है। तो संदेश जो है, स्रोत अपने विचार जो है, अपनी भावनाएं जो है वह दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वह विचार और भावनाएं क्या होती है, संदेश होता है। वह संदेश कैसा होना चाहिए, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो संदेश या जो विचार आप कहना चाह रहे हो, अगले तक पहुंचाना चाह रहे हो, वह स्पष्ट नहीं है, अगले के समझ में ही नहीं आए, तो संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो संदेश जो है वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए। तीसरा है माध्यम। अब देखिए, आपके मन में जो विचार आया, जो आप संदेश देना चाहते हो, किस माध्यम से आप अगले तक पहुंचाना चाहते हो, वह तीसरा तत्व कहलाता है माध्यम। यह माध्यम, जैसे कोई आपके सामने है तो आप अपने विचार बोलकर कह सकते हो, तो बोलने का माध्यम हो गया। वो कहीं दूसरी जगह है तो आप उसको लिखकर अपना संदेश पहुंचा सकते हो, या रेडियो, समाचार पत्र या इंटरनेट के माध्यम से आप उसके पास संदेश पहुंचा सकते हो। तो तीसरा तत्व हो गया माध्यम। चौथा है प्राप्तकर्ता। ये महत्वपूर्ण है। अगर यही नहीं है तो आपका जो संचार है वो कैसे पूरा होगा। आप अपने विचार जो है वो किसको कहना चाह रहे हो, सामने वाले को कहना चाह रहे हो। अगर सामने वाला है ही नहीं तो किसको अपना संदेश या विचार कहोगे। तो चौथा जो प्राप्त करता है, इसे रिसीवर भी कहते हैं, जो आपके संदेश को क्या करता है, प्राप्त करता, रिसीव करता है। अब वह क्या करेगा, प्राप्त करता आपका जो संदेश है उसको डिकोडिंग करेगा, यानी उसका जो अर्थ है उस अर्थ को समझने की कोशिश करेगा। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि संदेश का आखिरी लक्ष्य कौन होता है, प्राप्त करता ही आखिरी लक्ष्य होता है। अब प्राप्तकर्ता जो है उसने आपका जो संदेश है उसके अर्थ को समझ लिया है। समझने के बाद में क्या करेगा, पांचवा बिंदु कौन सा आ जाएगा, फीडबैक का आ जाएगा। वह क्या करेगा, प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करेगा और उसका अर्थ निकाल कर फिर अपनी प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते। जब तक ये फीडबैक नहीं मिलता है तब तक संचार की सफलता नहीं मानी जाती है। संचार की सफलता किससे मानी जाती है, फीडबैक से ही मानी जाती है। आप किसी अपने मित्र से किताब लेना चाहते हो, आपने कहा कि मुझे वो किताब दीजिए। अब अगला जो है प्राप्तकर्ता जो है वह अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो संचार प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं होती है। वो अब आगे आपको कहेगा कि मैं नहीं दूंगा या अभी दूंगा, तो वो जो बात कहता है वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाती है। आप देखिए अंतिम तत्व देखिए, शोर, नॉइज। तो संचार में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया जो है वो इतनी आसान नहीं होती है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है। उन्हीं बाधाओं को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। अब जब तक आप इस शोर को दूर नहीं करोगे तब तक आपका जो संचार प्रक्रिया है आपकी वह सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो संचार जो प्रक्रिया है उसमें जो शोर है उसको दूर करना जरूरी होता है। तो ये संचार के 6 तत्व हो गए, स्रोत या संचारक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता, पांचवा फीडबैक और छठवा शोर। इनका बड़ा प्रश्न मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस
क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो टॉपिक है वो बड़ा है, 11वीं और 12वीं दोनों के लिए आता है। और कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी ये टॉपिक आता है। संचार के प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न है कंपटीशन की दृष्टि से भी, और 11वीं 12वीं एग्ज़ाम जो होती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके कई रूप या कई प्रकार होते हैं। अब देखिए संचार के प्रकार, यहाँ मैंने चार्ट बनाकर समझाया आपको। पहला है अंतःवैयक्तिक संचार, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, यह है अंतःवैयक्तिक और यह है अंतर्वैयक्तिक। तीसरा है समूह संचार और चौथा है जन संचार। इस प्रकार संचार के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए संचार के। अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है अंतःवैयक्तिक। जब आप अकेले बैठे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, किसी को याद कर रहे होते हो, तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का संचार होता है। और उस संचार को क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। ये तो है नहीं कि आप चुपचाप बैठे हो और कुछ भी नहीं सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुपचाप बैठा है और कुछ नहीं सोच रहा है। वह कुछ ना कुछ अवश्य सोच रहा होता है, और यही वो सोच उसकी क्या कहलाती है? अंतःवैयक्तिक संचार कहलाती है। अब इसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता जो है वो एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। यहीं से संचार की शुरुआत होती है। आप पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, तो ये कौन से संचार के उदाहरण है? अंतःवैयक्तिक संचार के उदाहरण है। इसमें एक ही व्यक्ति होता है, स्रोत भी वही होता है और प्राप्तकर्ता भी वही होता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, स्रोत, एक तो स्रोत होता है, संचारक होता है, और एक प्राप्तकर्ता होता है। वो आमने सामने होते हैं। तो संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद होता है। इसमें फीडबैक जो है वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है। सामने कोई व्यक्ति है या आपका मित्र है, उसको आप कह रहे हो कि मुझे वो किताब दीजिए। अब वो किताब देगा या नहीं देगा, उसके बारे में वो आपको तुरंत बता देगा कि मैं आपको किताब दूंगा या नहीं दूंगा। तो आपका जो संदेश है उसका फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। किसमें? अंतर्वैयक्तिक जो संचार है उसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। आप नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, साक्षात्कार के लिए जाते हो, तो आपके इसी कौशल की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब तीसरा है समूह संचार। समूह संचार में जो संचार होता है वो किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, बल्कि एक समूह के लिए होता है। जैसे आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में आकर अध्यापक जी कहते हैं कि सभी को ये काम करना है, तो उस कक्षा में जितने भी व्यक्ति छात्र बैठे हुए हैं सभी के लिए वो संदेश होता है। तो इसमें समूह के लिए संचार होता है। गांव की जो पंचायत होती है, किसी समिति की बैठक होती है, या आपकी कोई कक्षा है, तो उसमें जो संचार होता है वो संचार क्या कहलाता है? समूह संचार कहलाता है। चौथा है जन संचार। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है ये जन संचार। आधुनिक समय में ये जन संचार ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जन संचार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, वह अपने संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए वह अखबार का सहारा ले सकती है, टीवी का सहारा ले सकती है, रेडियो के माध्यम से वो संदेश पहुंचा सकती है, या इंटरनेट के माध्यम से वो आपको पहुंचा
सकती है। तो जन संचार जो है इसमें फीडबैक जो है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह संदेश जो है टीवी के माध्यम से आपके पास पहुंचा है, तो उसका धीरे धीरे फीडबैक आपके वापस से स्रोत या जो संचारक है उसके पास से पहुंचेगा। तो संचार के 4 प्रकार हो गए। अंतर्व्यक्तिक, जिसमें स्रोत और संचार जो प्राप्त करता है वो एक ही होता है। अंतर्व्यक्तिक, इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, स्रोत और प्राप्तकर्ता। तीसरा है समूह संचार, इसमें एक समूह के लिए संदेश दिया जाता है। और चौथा है जनसंचार, जिसमें समूह से भी ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संचार के कार्य। संचार के क्या क्या कार्य है? पहला है कुछ प्राप्त करना। हमें कुछ चाहिए या अपने मित्र से कोई किताब अपने को लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? संचार करेंगे, अगले को कहेंगे कि मुझे ये किताब देना। तो कुछ प्राप्त करने के लिए या कुछ देने के लिए संचार का प्रयोग करते हैं। तो संचार का पहला कार्य क्या हो गया? कुछ प्राप्त करना। दूसरा देखिए नियंत्रण। दूसरा कार्य क्या है? नियंत्रण करना। हम संचार के माध्यम से किसी के व्यवहार को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जैसे कक्षा में जो विद्यार्थी है उनको नियंत्रित करने के लिए अध्यापक जो है वो संचार का सहारा लेगा, उनको चुप रहने के लिए कहेगा। तो दूसरा कार्य क्या हो गया? नियंत्रण करना। तीसरा है सूचना। हमें किसी को कुछ कहना है, किसी से कुछ सुनना है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? संचार का सहारा लेते हैं। तो संचार का तीसरा कार्य क्या हो गया? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। चौथा है अभिव्यक्ति। हमारे मन में कोई विचार है, भावनाएं हैं, उनको हम व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? संचार का सहारा लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं? उन विचारों की, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो चौथा कार्य हो गया अभिव्यक्ति करना। और पांचवा है सामाजिक संपर्क। हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी है, तो हम अपने विचारों को समूह में कहना चाहते हैं, समूह में प्रचार करना चाहते हैं उन विचारों का, उन भावनाओं का, तो उसके लिए संचार का सहारा लेते हैं। तो संचार का एक कार्य क्या हो गया? सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए संचार का सहारा लिया जाता है। तो ये संचार के कार्य हो गए। बड़ा प्रश्न नोट्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो। अब आगे देखिए जनसंचार की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार जो है वो एक व्यक्ति या एक समूह के लिए प्रसारित संचार नहीं होता है, बल्कि जो प्रसारित संदेश होता है इसमें वह सभी लोगों के लिए होता है। जैसे टीवी में कोई न्यूज़ आ रही है, कोई संदेश आ रहा है, कोई ऐड आ रहा है, तो वह किसी एक व्यक्ति या समूह के लिए नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है। तो इसकी प्रकृति जो है वो सार्वजनिक होती है, किसी एक व्यक्ति या समूह के लिए नहीं होती है। दूसरी है फीडबैक तुरंत नहीं। अंतर्व्यक्तिक जो संचार था उसमें व्यक्ति सामने है, आपने किताब मांगी, उसने मना किया या किताब दे दी, तो फीडबैक तुरंत मिल गया। लेकिन जो जनसंचार है, टीवी के माध्यम से कोई संदेश आप तक पहुंचाया गया है, उसका फीडबैक आप तुरंत उसको नहीं देते हो। स्रोत या संचारक जो है उसको तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जनसंचार का जो गठन है
वो पंचमेल होता है। इसमें अमीर भी, गरीब भी, सभी प्रकार के लोग होते हैं और वो संदेश सभी लोगों के लिए होता है। अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, सभी के लिए वो संदेश होता है। इस प्रकार इसमें फीडबैक जो है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है। तीसरी विशेषता है संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं होता है। सामने व्यक्ति है, उससे आपने कुछ कहा, फीडबैक प्राप्त हो गया, उसका संबंध आपसे है। लेकिन जनसंचार में जो संचारक है, संदेश देने वाला है, और जिसके पास संदेश पहुंच रहा है, उनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जो प्राप्त करता है, स्रोत जो है संचारक है, उसको किस रूप में जानता है? सार्वजनिक भूमिका के रूप में ही जानता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। तो संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे किसी लेखक की किताब आप पढ़ रहे हो तो लेखक को आप व्यक्तिगत नहीं जानते हो, उसकी सार्वजनिक भूमिका जो है उस रूप में आप उसको जानते हो। चौथा है इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। किसमें? जनसंचार में। जनसंचार के माध्यम से जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए ढेर सारे लोग काम करते हैं। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? द्वारपाल कहा जाता है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अखबार में कोई खबर छापनी है या छपकर आने वाली है, तो पहले तो वो खबर जो है, न्यूज़ जो है, वह संवाददाता कार्यालय में लेकर आएगा। अब उस खबर को कहाँ छापना है, कितनी खबर छापनी है, उसको शुद्ध करने वाले लोग, एक संपादकीय मंडल होता है, उस मंडल के लोग काम करते हैं। तो वो संपादकीय मंडल के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वारपाल कहलाते हैं। तो जनसंचार में बहुत सारे क्या होते हैं? द्वारपाल काम करते हैं। ये जनसंचार की 4 विशेषताएं हैं। बड़ा प्रश्न नोट्स के रूप में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी पढ़ा संचार के कार्य, अब पढ़ेंगे जनसंचार के कार्य। पहले जनसंचार समझ लीजिए। जब हम एक व्यक्ति के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय प्रत्यक्ष बातचीत न करके किसी तकनीकी या किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। जैसे टीवी के माध्यम से हम एक बड़े विशाल जनसमूह को कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। रेडियो के माध्यम से है, अखबार के माध्यम से है, इंटरनेट के माध्यम से हम विशाल वर्ग को कोई संदेश देना चाहते हैं या अपने विचार बताना चाहते हैं तो उस तकनीकी या उस यंत्र को क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। अब देखिए जनसंचार के कार्य। पहले था संचार के कार्य, अब है जनसंचार के कार्य। पहला कार्य सूचना देना। जनसंचार का पहला कार्य क्या है? सूचना देना। जनसंचार के माध्यम से ही हमें दुनिया भर की जो खबरें हैं वो प्राप्त होती है। तो जनसंचार का कार्य हो गया लोगों को सूचना देना। दूसरा है शिक्षित करना। शिक्षित करने का मतलब ये कि यह नहीं है कि वो पढ़ाती है हमें, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे नहीं। शिक्षित करने का मतलब ये है कि हमें दुनिया भर की जो खबरें हैं उनसे अवगत कराती है, उनके प्रति हमें सचेत करती, सावधान करती है। तो दूसरा कार्य हो गया शिक्षित करना। तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से आज पूरा विश्व जो है वो मनोरंजन का लाभ उठा रहा है। तो जनसंचार का कार्य हो गया लोगों का मनोरंजन करना। चौथा है एजेंडा तय करना। महत्वपूर्ण कार्य है ये जनसंचार का। जनसंचार माध्यम जो है
वो सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज के लिए क्या करते हैं, एजेंडा तय करते हैं। जनसंचार जो है वो किसी घटना या सूचना को इस प्रकार से लोगों के सामने पेश करते हैं कि सरकार व लोगों का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। सरकार व देश के जो लोग हैं उनको उस घटना के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो गया, एजेंडा तय करना। 5वां है निगरानी करना। सरकार या कोई संस्था जो है वो गलत कार्य करती है या किसी संस्था में या जो सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें कोई लापरवाही नज़र आती है तो जनसंचार का कार्य क्या हो गया, निगरानी करना हुआ। उनके ऊपर निगरानी रखती है। जो अनियमितता है, सरकार कोई गलत कार्य करती है तो वह लोगों को इसके बारे में बताती है। ये बताने का कार्य भी किसका है, जनसंचार का ही है। 6वां है विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। जनसंचार जो है वह लोगों के जो विचार है, लोगों को अपने विचार रखने के लिए एक मंच तैयार करता है। इस मंच के माध्यम से लोगों के पास अनेक विभिन्न प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं, उनको प्राप्त होते हैं और लोग इस मंच के माध्यम से अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं। तो जनसंचार के ये 6 कार्य हो गए, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। ये बड़ा प्रश्न बनता है। बड़ा प्रश्न मैंने नोट्स में लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये टॉपिक आज का वीडियो ये यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे वाला जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। जल्दी ही वो आपके सामने आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइए। तो नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।